और आप लोगों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको कॉप अप कर लो कल तक, क्योंकि कल को लेक्चर नहीं होना, इसलिए आज बैठो, माइंड के साथ बैठो, लेक्चर्स लो, ऐसे करो। आप लोग कर सकती है, इतना मुझे पता है इंशाल्लाह। आप टेस्ट ही ना दो, लेकिन आप कॉप अप कर लो, इसको सारी चीज़ें पकड़ लो। अच्छा देखो बेटे, बात यह है, पेरेंट कंपनी एक अकाउंटिंग एंट्री पास करती है जो है इन्वेस्टमेंट इन एस कंपनी डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ये वो करती है फॉर परचेज ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एस कंपनी। ये इस मकसद के लिए अकाउंटिंग एंट्री पास करती है, ऐसे बेटे। अब होता ये है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की, फॉर एग्जांपल वो आपकी कॉस्ट है, और प्लस आपने ब्रोकरेज कमीशन भी पे की इसके अंदर। ये दो चीज़ें इसमें शामिल हैं, ब्रोकर की कमीशन और कॉस्ट। IFRS 3 ये कहता है कि इस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो ब्रोकर कमीशन है वो बाहर निकालो और उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस के तौर पे डेबिट करो, और जो इन्वेस्टमेंट इन एस कंपनी डेबिट की है उसको क्रेडिट करो। किस रकम से? फॉर ब्रोकरेज कमीशन। तो जो सियाना अकाउंटेंट होगा वो क्या करेगा, वो इब्तदाई तौर पर ही इन्वेस्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट से डेबिट करेगा। यानी कि फर्ज कर लें, अगर आपके ब्रोकरेज की कमीशन जो है 10 रुपये है और इन्वेस्टमेंट आपने किया 70 रुपये, तो आपने 80 रुपये से अगर डेबिट कर दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट को और कैश को 80 से क्रेडिट किया है, तो 10 रुपये जो हैं वो कमीशन के आपने इसमें ऐड कर दिए। कहता है कमीशन आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में नहीं आनी चाहिए थी, वो एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था। मैं मज़ीद समझाना चाहूँगा इस बात को आसानी के लिए। अब मेरी इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आपको अपनी सोच को चेंज करना होगा। कैरेज इनवर्ड परचेजेस में डेबिट होता है, यस। हमने 80 रुपये 70 रुपये का एसेट खरीदा, 10 रुपये की उसके कैरेज पे किया, तो हम कहेंगे परचेजेस या इन्वेंट्री डेबिट 80 रुपये से कैश क्रेडिट। या मशीन खरीदी उसका कैरेज पे किया तो हम उसमें कैपिटलाइज कर लेंगे 70 रुपये की मशीन, 10 रुपये का कैरेज, 80 से मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, दुरुस्त है। उसी तरतीब में आपको लगा कि जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट से मुतल्लक अगर कमीशन देंगे तो वो भी इन्वेस्टमेंट में डेबिट कर, उसमें शामिल करके इन्वेस्टमेंट को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दें। आपने कहा बिल्कुल ठीक किया हमने, लेकिन आपने ठीक नहीं किया। आपने जब इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स सब्सिडरी कंपनी के लिए, अगेन मैं बोल रहा हूँ सब्सिडरी कंपनी के लिए, तीसरी मरतबा बोल रहा हूँ सब्सिडरी कंपनी के लिए आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया, अगर कहीं और इन्वेस्टमेंट की है तो IFRS 9 आपने पढ़ना है अभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। उसमें बाज़ जगहों में कहता है कि एक्सपेंस में लेकर जाओ, बाज़ में कहता है कि कैपिटलाइज करो। तो फिलहाल मैं क्या आपको पढ़ा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, सब्सिडरी बन रही है वो आपकी, यानी कि आपका कंट्रोल आ रहा है उसके ऊपर, तो IFRS 3 अप्लाई होता है उस पर। वो कहता है कि ऐसी सिचुएशन में आपने जो कमीशन वगैरह पे की होगी उसको प्रॉफिट लॉस में लेकर जाओ, उसको कैपिटलाइज नहीं करना। फॉलोड? आसान बात है, शाबाश। क्या कहता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड इन मेकिंग एन एक्विजिशन। मेकिंग एन एक्विजिशन का मतलब है कि आपने इन्वेस्टमेंट की है सब्सिडरी को एक्वायर करने के लिए, सच एज द कॉस्ट ऑफ फी ऑफ एडवाइजर्स एंड लॉयर्स
must not be included in the cost of acquisition. ये बात की है मैंने आपसे. These costs must be treated as an expense as incurred and written off to profit loss straightforward. ये बातें की हमने. The amount of transaction cost, इसको transaction cost कहते हैं, associated with an acquisition and written off during the period to profit loss must be disclosed in the notes to the financial. कहता है ये जो transaction cost है जिसको आपने एक्विजिशन के लिए पे किया था लेकिन आपने उसको एक्सपेंस बनाया, उसको नोट्स में ज़रूर डिस्क्लोज करना है. ये कंप्लीट बात है बेटे जान इस टॉपिक से मुतल्लिक. कहता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कैसे कैलकुलेट होगी. कंपनी पी एक्वायर्स 80% ऑफ द शेयर्स ऑफ एस कंपनी व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी वर 8 लाख. मेरे बिजनेस के फेयर वैल्यू थी 8 लाख नेट एसेट्स की. आपने उसके 80% शेयर एक्वायर किए हैं. वो जो 80% आपने शेयर एक्वायर किए हैं मेरे बिजनेस के, उसके लिए आपने प्राइस दिए 3 लाख, इन विच 10,000 इन कैश प्लस 10,000 न्यू शेयर इन कंपनी पी. आपने उसके लिए मुझे 3 लाख रुपया कैश दिया और आपने 10,000 अपनी कंपनी के शेयर इशू किए हैं मुझे. बात को आसान करके बोलने जा रहा हूँ. आपने गाड़ी खरीदी, अब भूल जाओ कि मैं ये बात कर रहा हूँ. आपने गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी को खरीदने पर आपने मुझे 3 लाख रुपया कैश दिया और अपनी कंपनी के 10,000 इशू कर दिए शेयर्स मुझे. मैं खुश हो गया. आपने मुझसे गाड़ी खरीदी, मैंने गाड़ी बेची, मुझे कैश मिला 3 लाख, बाकी आपकी कंपनी के 10,000 शेयर्स मिलके मैं शेयर होल्डर बन गया आपकी कंपनी का. आप क्या एंट्री करेंगे? आप करेंगे गाड़ी डेबिट, कैश क्रेडिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट. अब वो शेयर कैपिटल अगर फेस वैल्यू पर है तो फेस वैल्यू, अगर उससे ज़्यादा है तो शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम दोनों क्रेडिट हो जाएंगे. एंट्री समझ आती है? अब आपने गाड़ी नहीं खरीदी, आपने मेरी कंपनी के 80% शेयर्स खरीदे हैं. अब जब 80% आपने शेयर्स खरीदे हैं तो नया शेयर जो है, द न्यू शेयर्स वर टू बी इशूड 1 month आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन. एक्विजिशन डेट के 1 महीने के बाद वो शेयर इशू होंगे. द मार्केट वैल्यू ऑफ पीस शेयर एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वॉज 40, 1 month लेटर 45. फेस वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 10 रुपये. आप उसको चाहिए था एग्जामिनर को कि बताता, ये एग्जामिनर स्टूडेंट को खामखा तंग करता है. फेस वैल्यू उसकी जो है वो 10 रुपीज़ पर शेयर. ठीक है. अब बात यूँ है कि आपने अकाउंटिंग एंट्री जो पास करनी है, मैं समझ रहा हूँ कि कार आपने ख़रीदी है, मैं बाद में इसको चेंज कर दूँगा. आपने कार ख़रीदी है और आपने कैश मुझे पे किया, कितना? 3 लाख. और आपने शेयर कैपिटल इशू किया मुझे अपनी कंपनी का 10 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपया बनता है. 10,000 शेयर्स आपने मुझे इशू किए हैं ऑफ 10 ईच. और जब इशू किए हैं तो उस वक़्त आपकी फेयर वैल्यू जो है वो थी 40 रुपये. साल के महीने के बाद 45 हुई है. जब आपने मेरे शेयर्स खरीदे उस वक्त 40 रुपये थी, तो वो 40 रुपये में से 10 तो फेस वैल्यू के हो गए, 30 किसके हैं? प्रीमियम के. तो आपकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती है? तो वो गाड़ी कितने की हुई फिर? 7 लाख. अब वो गाड़ी नहीं है, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट इन, यस, इन्वेस्टमेंट इन एस कंपनी. डेबिट कितने से? 700,000 से. ठीक है बेटे जान.
सब्सिडरी कंपनी है, शाबाश। तो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटे जी? ये जो वर्किंग फ्री मैं करवाया करता हूँ 7 लाख है। डेफर्ड हमारे इस सवाल में नहीं दी हुई, कंटीजेंट भी नहीं दी हुई, नॉन कैश दी हुई है इस सवाल के अंदर। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बन गई 7 लाख। देखिए उसके पीछे अकाउंटिंग एंट्री ये मैंने आपको कर दी। अब आपने जब मेरे शेयर्स खरीदे थे उस वक़्त मेरे नेट एसेट्स की वर्थ थी 8 लाख रुपया। अब आप मुझे बताएं, आपने 8 लाख रुपए के शेयर्स में से 80% खरीदा है ना? कितने का खरीदा? 80%। अब 80% में से आप 100% तो लेस नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ तो इसमें से इसका 20% लेस कर दें या इसका 20% लेके इधर ऐड कर दें, तो आप उसका 20% लेके इधर ऐड कर देते हैं, जो कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, यानी कि वो उन लोगों के पास शेयर हैं जो कि कंट्रोल नहीं रखते, आप कंट्रोल रखते हैं। तो आप इसमें ऐड कर दें, आपके पास 8,60,000 में से 8 लाख के नेट एसेट्स लेस होंगे तो 60,000 गुडविल आ जाएगी। बताओ बेटा, हो जाइए बात। ये मैंने आपको परचेज कंसिडरेशन बताई है अगर नॉन कैश कंसिडरेशन मौजूद हो। ओके, ये हमारे कल के लेक्चर से मुतल्लिक बातचीत थी। आगे हैं जी, वैल्यूएशन ऑफ एनसीए मैं आप लोगों के साथ बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। एनसीए प्रोपोर्शनेट मेथड पर भी होती है, आपको याद होगा। ये फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए हमने वर्कआउट की थी, इसलिए ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। इम्पेयरमेंट की तरफ मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। गुडविल को जब इम्पेयर करते हैं तो क्या अकाउंटिंग करते हैं? बेटे जान, एज वी नो कि एनसीआई प्रोपोर्शनेट भी होती है और फेयर वैल्यू पर भी होती है। अगर एनसीए फेयर वैल्यू पर हो तो जो गुडविल कैलकुलेट होती है वो फुल वैल्यू गुडविल होती है, अगर प्रोपोर्शनेट हो तो गुडविल भी प्रोपोर्शनेट होती है। अच्छा, अब मैं गुडविल को इम्पेयर करने के लिए आपको पहले कॉमन सेंस से मुतल्लिक बातचीत करूंगा, उसके बाद आपको अकाउंटिंग की बात करूंगा। बेटे, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट जब भी होगा तो हम क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस आपका एक्सपेंस के तौर पर डेबिट होगा और वो एसेट जो है वो क्रेडिट होगा। फिलहाल एसेट को क्रेडिट कर, एक्यूमुलेटेड सही कह रहे हैं, फिलहाल एसेट को आप क्रेडिट करते हैं कि जी एसेट को क्रेडिट होगा। ऐसी बात ही पढ़ी थी हमने। अब अगर मैं गुडविल कर रहा हूँ इम्पेयर, अब ये बात मेरी ओर से आप तीनों को समझ आ जानी चाहिए। अगर मैं गुडविल इम्पेयर कर रहा हूं तो वो गुडविल तो एक्विजिशन डेट पे कैलकुलेट हुई थी। फर्ज कर लो आज से 3 साल पहले की बात, 3 साल पहले की अगर एक्विजिशन है, या 3 साल पहले नहीं जाना चाहते, 1 साल पहले जाना चाहते, 1 साल पीछे चले जाएं, वो तो 1 साल पहले गुडविल कैलकुलेट हुई थी। आज हमें पता चल रहा है कि उसको हमने इम्पेयर करना। एक बात। दूसरी बात ये कि हम जब इम्पेयर करते हैं तो हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पेयर करते हैं। हम ना पी की कंपनी में इम्पेयर की बैलेंस शीट में इम्पेयर करते हैं, ना एस की, क्योंकि जो गुडविल का एसेट है वो कंसोलिडेटेड का एसेट है, ना पी का एसेट है ना एस का एसेट है। देखो ना, पी की बैलेंस शीट बनी हुई थी ना, एस की बनी हुई थी। हम जब उसको कंसोलिडेट करने लगे तब हमने गुडविल कैलकुलेट की ना। अब जब वो हमने गुडविल कैलकुलेट की, उस वक्त
वो एक्विजिशन डेट में हमने गुडविल कैलकुलेट की, आज पता चला कि 1 साल गुजरा और गुडविल इंपेयर होगी, तो कंसोलिडेशन में इंपेयर होगी ना, तो उसका एक्सपेंस भी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स में डेबिट होना चाहिए ना। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स का मतलब है अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में डेबिट जाना चाहिए, जिसमें पी और एस दोनों के प्रॉफिट्स हमने इकट्ठे किए थे, वो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग कहलाती है ना। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि आपने गुडविल 2 तरीकों से कैलकुलेट की होती है। आपने गुडविल कैलकुलेट की होती है प्रोपोर्शनेट मेथड पर, या गुडविल कैलकुलेट की होती है फुल वैल्यू पर। अगर प्रोपोर्शनेट मेथड पे आपने गुडविल कैलकुलेट किया है तो अकाउंटिंग एंट्री इंपेयरमेंट की होगी ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और गुडविल क्रेडिट, ठीक है। यानी कि वो इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ और सिर्फ ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में डेबिट होगा। अगर आपने फुल वैल्यू पे किया यानी कि उसमें एनसीआई को एट्रीब्यूटेबल गुडविल शामिल है, गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई, ये अभी रिपीट होगा। अगर आपने गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई वाले मेथड से किया तो फुल वैल्यू गुडविल हो जाती है ना। ऐसी सिचुएशन में आप जो गुडविल का इम्पेयरमेंट है वो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग को तो डेबिट करेंगे ही, आप एनसीआई को भी डेबिट करेंगे और वो गुडविल आपकी जो है क्रेडिट हो जाएगी। ये होगा सीआई परसेंटेज के साथ, ये होगा एनसीआई परसेंटेज के साथ, और ये इम्पेयरमेंट लॉस जो टोटल आपका हुआ है ये वो वाली अमाउंट होगी। तो रिपीट इसमें ये करने वाली बात है कि अगर प्रोपोर्शनेट मेथड के तहत आपकी गुडविल कैलकुलेट हुई थी तो जितना भी इम्पेयरमेंट लॉस है 100% ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट कर देंगे, गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। और अगर फुल गुडविल कैलकुलेट हुई थी तो इम्पेयरमेंट जो है उसके 2 हिस्से होंगे, सीआई परसेंट के बराबर जो है वो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट होगा, एनसीए परसेंटेज के बराबर जो है वो एनसीआई को डेबिट होगा। तब ये बातें आपको नहीं समझ आएगी, इंशाल्लाह आ जाएंगे। हाँ वो इंशाल्लाह समझ आ पाएंगे, ठीक है बेटे। अब ये हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इस क्वेश्चन की अभी हमने प्रैक्टिस करनी है इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल की, ओके। उसमें फर्दर ये वाली बात आ जाएगी। अब बेटे जान, मैंने आप लोगों को पीछे एक लेक्चर के अंदर कहा था कि हमारी कंसिडरेशन टाइप्स जो हैं डेफर्ड कंसिडरेशन, कंटिंजेंट कंसिडरेशन, कैश कंसिडरेशन, नॉन कैश कंसिडरेशन। उसमें कैश और नॉन कैश कंसिडरेशन तो पीछे हमने कर ली। अब डेफर्ड और कंटिंजेंट कंसिडरेशन आप यूँ कह लीजिए कि मैं अब नंबर 3 और नंबर 4 आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। पीछे आपको मैंने कैश और नॉन कैश कंसिडरेशन की एग्जांपल दी थी। अच्छा बेटे, जब भी लफ्ज़ डेफर्ड आता है ना, डेफर्ड पेमेंट, तो उसका मतलब क्या है कि आपने कोई चीज़ खरीदी है एसेट, या आपने कोई एक्सपेंस किया लेकिन उसकी पेमेंट डेफर कर दी है, और अगर आप पेमेंट डेफर करते हैं तो आप लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। ये बहुत सादा अकाउंटिंग है। देखो मैं जो कहता हूँ सच है कि अकाउंटिंग बजाते बहुत आसान तरीन सब्जेक्ट है, उसमें सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। डेफर का मतलब क्या है कि आप पे नहीं कर रहे, आपने मुलतवी कर दिया। छोटे महीने का बाजी बाजी ईद दी दें, उसने कहा, आपने कहा बेटे डेफर कर दो, उसने कहा ठीक है बाजी कर दी डेफर। उसे पता नहीं चला क्या है डेफर का मतलब, आपको तो पता है ना। तो बाप ने क्या अकाउंटिंग की, ईदी एक्सपेंस डेबिट, पेएबल लायबिलिटी क्रेडिट, और फिर आप खा गए, ठीक है। तो डेफरमेंट, आपने गाड़ी खरीदी, आपने कहा पेमेंट डेफर कर देते हैं, का मतलब है कि गाड़ी डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। आपने इन्वेस्टमेंट की लेकिन आपने कहा कैश नहीं है बाद में देंगे, उसने कहा ठीक है, इन्वेस्टमेंट एसेट के तौर पे तो डेबिट कर देंगे आप,
लेकिन आप पेएबल लायबिलिटी कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट कराएंगे। अब यहीं पर आप चूंकि बड़े हो चुके हुए हैं, इसलिए मैं आप बड़े लेवल पे बात करने जा रहा हूं, जो कि सीफैप में और अच्छे तरीके से आपको मजा देगी बात। जब भी आप डिफर करें, ये जेनेरिक बात कर रहा हूं, इसका ताल्लुक कंसोलिडेशन से नहीं है, इसका ताल्लुक आपके बड़े होने से है। जब भी डिफर करें तो आप देखें कि ये 12 महीने के अंदर अंदर डेफरमेंट है या 12 महीने से ज़्यादा की डेफरमेंट है। अगर 12 महीने के अंदर अंदर की डेफरमेंट है तो फिर तो आप सीधी सीधी लायबिलिटी को क्रेडिट कर दें जितनी अमाउंट डेफर कर रहे हैं। लेकिन अगर 12 महीने से ज़्यादा की डेफरमेंट है तो इसका मतलब फ्यूचर कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, उसको अपनी लायबिलिटी बनाएं। आपने इन्वेस्टमेंट की मेरी कंपनी में, मैं सब्सिडरी हूँ, आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने कहा जी कि 1 मिलियन आप पे करेंगे 3 साल के बाद, तो आप 1 मिलियन से इन्वेस्टमेंट को डेबिट और पेएबल लायबिलिटी को क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि 1 मिलियन का जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उस प्रेजेंट वैल्यू से आप इन्वेस्टमेंट को डेबिट और लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर पे तो आपको 1 मिलियन ही करना है ना। बिल्कुल। अब अगले 3 साल फर्ज कर लेंगे 1 मिलियन बनता है 700,000, और आसानी की खातर बोल रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, वैसे गलत बोलने जा रहा हूँ, लेकिन आसानी की खातर बोल रहा हूँ कि हर साल 1-1 लाख ऐड होगा उसके अंदर, फर्ज कर लें, क्योंकि फ़र्क कितना निकला, आपने मुझे देना 1 मिलियन, आपकी प्रेजेंट वैल्यू 7 लाख, हर साल अगर आप कहते हैं 3 लाख रुपया जो है वो आपने कम लायबिलिटी रिकग्नाइज की है, तो आप क्या करेंगे, हर साल 1 लाख रुपए से प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस को डेबिट करके उस लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी इन्फ्लेट हो जाएगी। इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है, बढ़ जाएगी, दूसरे लफ्ज़ों में अनवाइंड हो जाएगी। अब ये अनवाइंडिंग का कॉन्सेप्ट आपने कहाँ पढ़ा था, IAS 16 में, जब आपने प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट की थी। अगले सालों में आप उसको अनवाइंड करते थे। अगर नहीं याद आ रहा तो जहन पे ज़्यादा जोर ना दें, आपने बहुत मरतबा FAR 2 में अनवाइंडिंग पढ़नी है, पहली मरतबा अभी पढ़ने जा रहे हैं। अब हर साल आपने चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस डेबिट करके उस लायबिलिटी पेबल को 1 लाख से क्रेडिट किया। लायबिलिटी 1 साल के बाद कितनी होगी, 8 लाख। दूसरे साल फिर फर्ज कर लें कि 1 लाख ही बनता था, 1 लाख से फाइनेंशियल चार्जेस साल के एक्सपेंस डेबिट किए और लायबिलिटी क्रेडिट की, कितनी होगी, 9 लाख। तीसरे साल फिर 8 लाख बनता था। मैं कह रहा हूँ फर्ज कर लें, मैं गलत कह रहा हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ फर्ज कर लें, क्योंकि जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक्चुअल कैलकुलेशन से करते हैं, एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे तो फिगर कुछ और बनेगी, वो भी मैं बनाऊंगा आपके सामने। वो जब वो तीसरे साल की अनवाइंडिंग करेंगे, फाइनेंशियल चार्जेस को डेबिट करके लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे, तो लायबिलिटी आपकी 1 मिलियन पे पहुंच जाएगी। अब आप मुझे पे करेंगे, 1 मिलियन से लायबिलिटी को डेबिट करके कैश क्रेडिट करेंगे, तो आपकी लायबिलिटी 1 मिलियन पे ऑफ हो गई। तो डिफरमेंट जब भी करेंगे, अगर वो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए डिफर हो रही है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करके इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे और पेएबल कंसिडरेशन पेएबल को क्रेडिट करेंगे। फॉलोड? हर साल उसको अनवाइंड करेंगे या इन्फ्लेट करेंगे, दो लफ्ज़ याद रखना। और जब भी आप अनवाइंड या इन्फ्लेट करेंगे, उसका डेबिट अब एसेट में नहीं जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में जाएगा। जो आपके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस नहीं, फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है, उस जगह पे आपका आएगा। बोलो बेटा। उसमें हमने प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग की अनवाइंडिंग जो होती है, नहीं उसको अभी उसको भूलते हैं, फिलहाल उसको भूलते हैं, ठीक है, फिलहाल उसको भूलते हैं, अभी अनवाइंडिंग पे चलते हैं। हाँ जी, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में हर मरतबा का अनवाइंडिंग फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को डेबिट, अब एसेट को डेबिट नहीं होगा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को डेबिट होगा। अच्छा, कहता है जी समटाइम्स, अब मैं इसकी अंग्रेजी पढ़ने जा रहा हूँ। समटाइम्स ऑल पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज डेफर्ड एंड डज नॉट बिकम पेएबल अनटिल a later date. The amount of any deferred consideration, the amount not payable immediately, is discounted to its present value at the acquisition date. और उस फिगर के साथ आप उसकी
लायबिलिटी को अकाउंट पर कर। समझ में आती बात? इससे पहले कि मैं अगली लाइंस पढ़ूं, मैं आपकी जिंदगी को थोड़ा आसान करना चाहूंगा। इन सारी लाइंस के पढ़ने के बाद नतीजा ये निकलेगा कि इसकी भी अकाउंटिंग एंट्री यही होती है। ठीक है, उसको भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है और अकाउंटिंग एंट्री उसकी यही की जाती है कि एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट प्रेजेंट वैल्यू पर। सही बात। अब ये लाइंस पढ़ लेते हैं। होता ये है, कंटिंजेंट का लफ्ज आपके लिए नया है या पुराना है? बायो में पढ़ा था, आज अकाउंटिंग में पढ़ लेते हैं। कंटिंजेंट का मतलब होता है इम्कान होना। ठीक है, इम्कान, प्रोबेबल। आपने आयत 37 नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, ठीक है, नहीं। ओहो, 37 नहीं पढ़ा ना? आप कहें सर नहीं पढ़ा, घबराने वाली क्या बात है, परेशान होकर क्यों कह रहे हैं? देखो बेटे जान, कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब ये है अगर ऐसा हुआ तो पे करना पड़ेगा बेस्ड ऑन some future event which may or may not। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अकाउंटिंग जो है कॉमन सेंस ही की बात है। ठीक है, विच मे और मे नॉट हैपन। अब वो कहता है मैं सब्सिडरी कंपनी, आप मुझे खरीद रहे हैं, आप कहते हैं कि अगर अगले 3 साल में आपका प्रॉफिट सेल्स का 30% हो गया तो हम आपको 3 लाख रुपए मजीद देंगे इन्वेस्टमेंट के बदले में। पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन चूंकि आप मुझे खरीद चुके हैं, होता नहीं होता बात की बात है, लेकिन आपने इसकी प्रोबेबिलिटी तो रख ली है ना कि प्रोबेबिलिटी है, लिहाजा आप ये वाली अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे कि एसेट को डेबिट करके, एसेट मतलब इन्वेस्टमेंट इन एस कंपनी डेबिट करके आप लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट इन एस कंपनी बना देता हूँ अकाउंट। लायबिलिटी पेएबल एक ही बात है, आप उसको पेएबल लिख दें, बेशक आप इसको लिख दें कंसीडरेशन पेएबल, जो पैसे आपने देने, और ये फिगर क्या होगी एट प्रेजेंट वैल्यू। इसको आप एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ठीक है, डेफर क्या पढ़ाया? कंसीडरेशन। ठीक है सर, डेफर्ड लायबिलिटी और नहीं है, वो भी लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी होती है वो जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है डेफर की हुई है। आप मुझसे गंदम खरीदती हैं 5 मन, पैसे नहीं देती, लायबिलिटी बन गई। ये क्या है? डेफर्ड ही है, डेफर्ड पेमेंट ही है ना। अगर आप मुझे पैसे दे देती हैं तो फिर तो डेफरमेंट नहीं हुई ना।
ओवरऑल वो लायबिलिटी ही है। ठीक है, अच्छा जी, अब कहते हैं समटाइम्स फाइनल कॉस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन इज कंटिंजेंट। आप कॉस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कंटिंजेंट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन अ फ्यूचर इवेंट। For example, an acquirer could agree to pay an additional amount if the acquired entity's profits exceed a certain level within 3 years of acquisition. In a situation such as this, the contingent payment should be included in the cost of combination. Cost of combination का मतलब cost of investment. किस अमाउंट पे? डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट वैल्यू इफ पेमेंट विल अकर आफ्टर 12 months in the future. ये बात मैंने की आप लोगों से। अंडर द रूल ऑफ IFRS 3 कंटिंजेंट कंसिडरेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू एट, अब ये फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज को कहते हैं। फेयर वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज एट एक्विजिशन इवन इफ इट इज नॉट प्रोबेबल दैट द कंसिडरेशन विल एक्चुअली हैव टू बी पेड। अगर ना भी हो इसका कि पता नहीं देना पड़ेंगे, लेकिन आपके चूंकि पास इवेंट हो चुका है, वादा हो चुका है, अब आप उसकी अकाउंटिंग करोगे। ठीक बात? तब वो अलग बात है, वो मेजरमेंट एडजस्टमेंट क्या करनी है वो अलग बात है। फिलहाल जो आपने सीखी है वो आप इस बात को कैरी बिल्कुल उसकी अनवाइंडिंग करते चले जाएंगे। ले जी, अब ये क्वेश्चन आपके पास है और मैं आपको दे रहा हूँ टाइम। 100% आपने खरीदे हैं 1 जनवरी X4 को। ओके, परचेस एग्रीमेंट रिक्वायर्ड कंपनी X to पे 3 लाख इन कैश इमीडिएटली एंड 1 लाख ऑन 31 दिसंबर ईयर 6 में। If the earnings increase to 25% per annum 3 years में, how should the contingent payment be recognized in calculating goodwill? ठीक है, अब वो आपको सिर्फ पूछ रहा है कैसे करना है कैलकुलेशंस, अकाउंटिंग एंट्री कुछ नहीं पूछ रहा। आपने सिर्फ उसको बताना है, थ्योरेटिकल आंसर देना है। क्या जो ऊपर लिखा हुआ है ये आंसर देना आपने से बस, क्योंकि उसने कोई आपको नहीं देखा था। द परचेज कंसिडरेशन फॉर 3 लाख प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंटिजेंट। अब आपको तो उसने डिस्काउंट रेट नहीं दिया हुआ ना, ये 25%। तो उसने कहा कि अगर प्रॉफिट इतना बढ़ गया तो फिर आंसर सिर्फ ये है, ये आंसर है। ठीक है, चलो ओके जी। वो गलत किया आपने। अब यहाँ पे करवाता हूँ आपको। रेट दिया ही नहीं था, अमाउंट आ ही नहीं सकती थी। अब यहाँ पर आएगा वो जो मसला आपका है ना, ये बहुत उम्दा सवाल है, इसको कहते हैं उम्दा सवाल। इस उम्दा सवाल को मैं डिस्कस करता हूँ और उसके बाद होमवर्क के तौर पे पेश करूँगा। मैं अगर चाहूँ तो इसको हाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल हाइड किए बगैर आप लोगों को बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 जो है इज़ अबाउट कैश कंसिडरेशन, 2 इज़ अबाउट डेफर्ड कंसिडरेशन, 3 इज़ अबाउट नॉन कैश कंसिडरेशन, 4 इज़ अबाउट कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। ठीक है, अब हो क्या रहा है, जो कैश कंसिडरेशन है वो उसमें वो कह रहा है कि उसने 200 रुपये के चार्जेस भी दिए हैं अरेंजमेंट करने के लिए उसके। तो आप 200 रुपये को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में डेबिट नहीं करेंगे बल्कि प्रॉफिट लॉस में डेबिट करेंगे, वरना आपको रिवर्स करना पड़ेगा उसमें से। समझ आती है बात?
यहाँ पर वो कहता है कि आपकी कैश पेमेंट बॉबी की जो है 1,20,000 है, 2 सालों में पेएबल है। तो इसका मतलब है कि आप उसकी 2 सालों की बेस पर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपकी ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट और कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट होएगी। और उसके बाद आपकी ये तीसरी एंट्री जो आपने नॉन कैश कंसिडरेशन शेयर कैपिटल इशू करने के लिए कही है, उसको भी समझ लें आप। ये 3 अकाउंटिंग एंट्रीज हो गई क्लियर? पढ़ लें इन 3 को फिलहाल थोड़ा देख लें, उसके बाद मैं कंटीजेंट कंसिडरेशन की तरफ आता हूँ प्लीज़। अकाउंटिंग एंट्रीज भी देखते जाएं साथ साथ। और आखिर में कंटिंजेंट कंसिडरेशन की भी आप वर्किंग पढ़ लें और मुझे बता दें कि जी यस सर समझ आ गई है। क्या कहता है? कहता है कैश पेमेंट डिपेंडिंग ऑन बेबीज नेट प्रॉफिट विद इन 1 year आफ्टर एक्विजिशन। इफ नेट प्रॉफिट एक्सीड 1 लाख, मॉमी विल पे 10,000। अगर प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ गया तो 10,000 पे करेगी। अगर प्रॉफिट 70 से 1 लाख के दरमियान है तो मॉमी विल पे 7,000। यानी कि अगर 1 लाख से कम 70 तक है तो फिर 7,000 पे करेगा। इफ नेट प्रॉफिट डज नॉट एक्सीड 70,000, मॉमी विल नॉट पे। अब ये 3 बातें मैंने येलो हाईलाइट कर दी हैं, इनको साइड पे रख के अब अगली बात देखें। कहता है बेस्ड ऑन बेबीज मैनेजमेंट फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट एंड देयर पास्ट रिजल्ट्स, बेबीज नेट प्रॉफिट विल बी 95,000 विद 55% प्रोबेबिलिटी। 55% प्रोबेबिलिटी है कि उसका प्रॉफिट होगा 95,000। अगर 95,000 प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब है 70 से 1 लाख के दरमियान में। ठीक है, अब 70 से 1 लाख के दरमियान में का मतलब क्या है कि 7,000 रुपया वो पे करेगा। उसके कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है? 55%। और 1,05,000 होगा, उसकी 45% प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? 1 लाख से ज़्यादा अगर होगा तो 10,000 पे करेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये भी समझ आ गई बात? और बेस्ड ऑन बेबीज बिजनेस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फॉलिंग बिलो 70 इज रिमोट, कि ये हो ही नहीं सकता, विल नॉट पे एनीथिंग। कहता रिमोट है, बहुत दूर है। तो इसका मतलब है कि जो दे सकता है उसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लें, टोटल आपकी बन जाएगी कि ये रकम देनी पड़ेगी उसको। अब उसकी 1 साल के बाद देनी है तो 1 साल के बाद की उसकी आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो कर लें। तो कैलकुलेशन दर कैलकुलेशन आया। अब प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी उस प्रेजेंट वैल्यू की बेस पे आप उसकी कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बेटा? कंसिडरेशन पेएबल, जैसे कंसिडरेशन पेएबल थी उधर कंसिडरेशन पेएबल। समझ आ गया जी? ये इनफैक्ट कंप्लीट आपका क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया। अब ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका। ओके? और इसकी बेस पे ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनानी है। ओके? दैट्स इट। मैंने ऑल दोस्त का काम किया हुआ है, लेकिन बहरहाल ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।